जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आपका शानदार और ज़बरदस्त सेशन में धुआंधार तरीके से स्वागत है। आज एसएससी जीडी के 13 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। इसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनकी डिटेल व्याख्या करेंगे। साथ ही साथ हिंदी, रीजनिंग और मैथ की भी बात करेंगे। तो आइए सेशन शुरू करने से पहले अगर हम आपसे रीजनिंग की बात करें तो इसमें बच्चों के द्वारा जो बताया गया सीरीज से संबंधित आपके 2 क्वेश्चन देखने के मिल रहे हैं। काउंटिंग फिगर से संबंधित 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें एक ट्रायंगल त्रिभुज और दूसरा वर्ग से रिलेटेड आया था। बाकी बात करें तो इसमें सिटिंग अरेंजमेंट जो कि टाइम टेकन है, इससे भी 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जिसमें एक में 6 थे और एक में 8 लोग बैठे थे। इसके बाद बात करें तो ब्लड रिलेशन से डबल क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें एक इशारे वाले क्वेश्चन थे और एक जो है कोडिंग वाले थे। सिलोगिज्म से एक क्वेश्चन पूछे गए थे, एनालॉगी से एक क्वेश्चन था, ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग से 4-5 क्वेश्चन थे, डाइस से एक क्वेश्चन था, ओपन डाइस, मिरर इमेज से एक क्वेश्चन था, पेपर फोल्डिंग से। तो ये पूरा जो है इसका लेवल है, दिन प्रतिदिन अब लेवल आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो है पैसेज आपका 5 पूछा गया था, 2 मुहावरे पूछे गए थे, वाक्य त्रुटि 2, पर्यायवाची 2, विलोम 2, पर्यायवाची विलोम, ये जो भी हमको शब्द मिल पाए हैं अभी इसमें हम लास्ट में चर्चा करेंगे। इंद्र का पर्यायवाची भी पूछा गया था। और मैथ की बात करें तो मैथ में जो है एसआई सीआई से प्रश्न आ रहे हैं, वेलन से संबंधित सीधे फार्मूला पूछा गया था, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन आ रहे हैं, बॉडमॉस नियम से, प्रॉफिट लॉस, एससीएम एलसीएम परसेंटेज से 3 क्वेश्चन, एवरेज से क्वेश्चन। तो कुल मिला जुला के पेपर अब दिन प्रतिदिन थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले प्रश्न पूछा गया था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। देखिए, पंचवर्षीय योजना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, तो सभी लोग एक बार पूरा पंचवर्षीय योजना रट के जाए। उसका समय, उस समय प्रधानमंत्री कौन था, राष्ट्रपति कौन था, उसका मूल उद्देश्य क्या है। तो इसका मूल उद्देश्य था उस समय गरीबी दूर करना, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी दूर करने और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। इसका जो समय है 1974 से 78 तक है। गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा पर यह केंद्रित थी। इस योजना को 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार, ध्यान से सुनिएगा, मोरारजी देसाई जो है हमारे देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। 1978 में जनता पार्टी से रिलेटेड थे, ठीक है, समाप्त कर दिया इसको, ठीक है। 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया। 1975 में एक 20 सूत्री कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब योजना से रिलेटेड एक प्रश्न और आपका इसी में पूछा गया था, 2 क्वेश्चन योजना से आ रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय क्या था, टाइम पूछा गया था। तो देख लीजिए, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, और बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना की तो 1956 से 61 तक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आर्थिक योजना का उपयोग ये सब दिया गया है, और जो योजना आयोग है ये लिया गया था कहाँ से, यूएसएसआर से ये लिया गया था, वहीं से प्रेरित है, ठीक है। चलिए, और कुछ और हम आपको बता दें तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, भारी और बुनियादी उद्योगों में भारी निवेश के साथ सार्वजनिक क्षेत्रों की वृद्धि पर जोर दिया गया। लेकिन 1997 में नवी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के साथ सरकार को विकासकर्ता बनाने की दिशा में ध्यान आकर्षित किया गया। आगे बात करें 11वीं पंचवर्षीय योजना, कुछ हम आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं। मूल उद्देश्य क्या था, तेजी और समावेशी विकास करना, ठीक है। यह शिक्षा, कौशल विकास, लैंगिक असमानता को कम करने, पर्यावरणीय स्थिरता और कृषि दर में वृद्धि को 4%, उद्योग दर में वृद्धि को 10% और विकास दर में वृद्धि को 9% के माध्यम से सशक्तिकरण करने पर भी जोर देता है। 2009 तक सभी के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना था इसका उद्देश्य। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ब्लड अर्थात रक्त का पीएच वैल्यू पूछा गया था। तो देख लीजिए, पीएच स्केल, पीएच का फुल फॉर्म आपका होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या एसिड बेस स्केल भी कह सकते हैं। इसमें एसिड होता है, एक बेस होता है। ये 0 से लेकर 14 तक चलता है, और यह परीक्षण करता है कि किसी पदार्थ के लिए पानी का विलयन कितना अम्लीय है। कम पीएच विलयन में उच्च हाइड्रोजन आयन सांद्रता होती है और अम्लीय होते हैं। उच्च पीएच विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती है, और ये क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ब्लड का पीएच पूछा गया था इसके बारे में बात कर रहे हैं, प्लस डिटेल जो भी आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है।
तो मानव का पीएच जो होता है 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। ठीक है। भोजन से प्राप्त रक्त में सोडियम और क्लोराइड आयनों की उपस्थिति के कारण यह थोड़ा क्षारीय और नमकीन प्रकृति का होता है। ठीक है। अच्छी तरह से काम करने के लिए शरीर और अन्य प्रणालियों की चयापचय प्रक्रियाओं के लिए धमनियों में रक्त यहाँ पर दिया गया 7.35 और 7.45 के बीच में उत्पन्न होता है। ठीक है। आगे हम बात करें, मानव रक्त का पीएच वैल्यू तो अधिक हो जाता है और बहुत अधिक क्षारीय हो जाता है, तो इस स्थिति को क्षारमयता या एल्कोलिसिस कहते हैं। यदि मानव रक्त का पीएच स्तर 7.35 से नीचे चला जाता है और बहुत अधिक अम्लीय हो जाता है तो इस स्थिति को अम्ल रक्तता एसिडोसिस कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट पीएच मान की बात कर लेते हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जल का पीएच मान 7 होता है जिसे उदासीन कहा जाता है। दूध का होता है 6.4, सिरका का होता है 3, मानव का होता है 7.4, नींबू का होता है 2.4, NaCl जिसको सोडियम क्लोराइड नमक कहते हैं 7 होता है। ठीक है। शराब की बात करें 2.8 होता है, मानव मूत्र का 4.8 से 8.4 तक होता है। ठीक है। समुद्री जल का 8.5, आंसू का 7.4 और मानव लार का 6.5 से 7.5 तक होता है। तो आगामी एग्जाम के लिए ये आप लोग जो है इसको रट के जाएं और देख लीजिए आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक ग्रुप में इसको शेयर करें जिससे कि आप लोग के लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। ठीक है। जिस टॉपिक को सबसे अधिक पूछा गया है उस पर वीडियो आपको मिलेगा। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो 18वां एशियाई खेल हुआ था, ठीक है, इसका मोटो क्या था, ये पूछा गया था। तो देख लीजिए 18वें एशियाई खेलों का आयोजन 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 के मध्य इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग शहरों में संपन्न हुए। जकार्ता वर्ष 1962 में भी एशियाई खेलों की मेजबानी कर चुका है। यह पहला अवसर है जब एशियाई खेलों का आयोजन 2 नगरों में किया जाएगा। इन खेलों की थीम फील द एनर्जी ऑफ एशिया, अर्थात एशिया की ऊर्जा को अनुभव करिए। ठीक है। ये इसकी जो है यही थीम थी, यही मोटो था। ठीक। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो देख लीजिए 1927 में हुई थी। 1923-24 में एक अस्थायी अखिल भारतीय ओलंपिक समिति का गठन किया जिसने फरवरी 1924 में अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया। इन खेलों के 8 एथलीटों को प्रबंधक हैरी क्रोबक के साथ 1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। ठीक है। इसने भारत के खेलों के विकास और संस्थागत को गति दी और 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन किया जिसके संस्थापक, ध्यान दीजिएगा, अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा थे और डॉक्टर AG नोहरान, ये दोनों संस्थापक थे। तो आगामी एग्जाम के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है। जिस वर्ष 1927 में इसका गठन किया गया था, भारतीय ओलंपिक संघ को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा उसी वर्ष जो है मान्यता दे दी गई थी। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और ओलंपिक के बारे में हम बात करें जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत ने पहली बार 1900 में पेरिस में ओलंपिक में भाग लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देश का प्रतिनिधित्व एक एंग्लो इंडियन नॉर्मन प्रिचर्ड द्वारा किया गया था जो उस समय पेरिस में छुट्टियां मना रहे थे। भारत में ओलंपिक आंदोलन के समन्वय के लिए एक संगठन के निर्माण के बीच 1920 और 1924 के ओलंपिक में भारत की भागीदारी से संबंधित थे। जब सर दोराबजी टाटा ने संयुक्त भारत में ओलंपिक खेल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक खेल निकाय की आवश्यकता का सुझाव दिया था। ठीक है। तो भारत पहली बार पार्टिसिपेट लिया था और इसीलिए इसकी स्थापना हो गई भारतीय ओलंपिक संघ 1927 में। 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत था। तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा, आगामी एग्जाम में दिन पर दिन आपका एग्जाम टफ होता जा रहा है। ठीक है। यहाँ पर पूछा गया था ऑप्शन के मूल रूप से कौन सा जो है संविधान का भाग नहीं था। तो पहले 22 भाग थे, अब तो 25 भाग हो गए। ठीक है। अब ऑप्शन में 22 के अलावा जो भी रहा हो, मूल रूप से भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में 25 भाग, 12 अनुसूची और 448 अनुच्छेद है। मतलब हैं तो 395 ABCD लेकर, लेकिन अंकन वही रहता है क्योंकि जब हम संविधान में संशोधन करते हैं तो नवगठित अनुच्छेद मूल अनुच्छेद में ही जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 21 के 1 में जोड़ दिया गया, तो 21 ही रहेगा लेकिन 1 में जोड़ दिया गया। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। भाग 7 को 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा हटा दिया गया था और अब यह मौजूद नहीं है। ठीक है। चलिए
आगे देख लीजिए, यहाँ पर और थोड़ा सा बात कर ले। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में फजल अली कमीशन 3 सदस्यीय समिति थी की स्थापना की और इसकी सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्यों के पुनर्गठन कानून पास किया गया। तो राज्यों के पुनर्गठन कानून के आधार पर जो है किस समिति का गठन किया गया था? फजल अली आयोग का। संक्षेप में भारत के मूल संविधान के भाग 7 में 4 श्रेणियाँ ABCD के रूप में विभाजित राज्यों का विवरण था। ठीक है, चलिए ये सब है। ये हैदराबाद जो है ये सब रियासत थे और यहाँ पर अनुच्छेद 229 भाग 7 ये सब दिया गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पूछा गया था कि माइक्रो फाइनेंस किससे संबंधित है? इससे संबंधित क्या है? तो ग्रामीण जनताओं की विभिन्न जरूरतों को ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था इसमें की जाती है और इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अपना कामकाज शुरू करने के लिए कर्ज दिए जाते हैं। आगे बात करें, पूछा गया था कि भोजन पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो देख लीजिए, सूक्ष्म तरंग विकिरण का उपयोग किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन इन तरंगों का घरेलू अनुप्रयोग है। सूक्ष्म तरंगों में परावर्तन और ध्रुवीकरण भी होता है। माइक्रोवेव ओवन होता है लोग के घरों में, गर्म करते हैं। भोजन की बाहरी परतों में जल के कणों द्वारा सूक्ष्म तरंगों को अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। फिर ऊर्जा को चालन या संवहन द्वारा भोजन के केंद्र में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, यह हो गया माइक्रोवेव ओवन हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें जो कि आगामी एग्जाम में आ सकता है। अपश्रव्य तरंगे क्या होती है? इस प्रकार की तरंगों का आवृत्त परास 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। मनुष्य इसका पता नहीं लगा सकता है। इसको जो है केवल इसका पता कौन लगा सकता है भाई? कुत्ते होते हैं, जानवर होते हैं। उदाहरण, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र की लहरों, ये जब आ जाता है तब हमको पता चलता है, बाकी पहले नहीं जान सकते हैं। रेडियो तरंगे देख लीजिए, आमतौर पर सबसे कम आवृत्ति वाला भाग रेडियो तरंगों में होता है। इसकी तरंग दैर्घ्य 1 mm से 100 km के बीच अथवा 300 गीगाहर्ट्ज से 3 किलो गीगाहर्ट्ज के बीच आवृत्ति होती है। इन तरंगों के बीच कई उपश्रेणियाँ होती है जैसे AM और FM। ठीक है, आगे बात करें, दृश्य प्रकाश क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के वर्णक्रम में एक हिस्सा जो मानवीय आंखों को दिखाई देता है, इसका परास लगभग 400 से 700 न्यूटन मीटर के बीच होता है। ठीक है, लाल वर्ण इस दृश्य वर्णक्रम में सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य और सबसे कम आवृत्ति वाला होता है। बैगनी, आप जानते हैं बैजनी पीनाला कहते हैं। ठीक है, सबसे कम होता है। एक्स किरण की बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉम 0.1 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम के साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में एक्स किरण की तरंग दैर्घ्य कम होती है, इसलिए अधिक ऊर्जा ले जा सकते हैं। ठीक है, अगला पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो देख लीजिए, राउफ वहाँ की जनजातियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कश्मीरी लोगों के इस प्रसिद्ध लोक नृत्य को डमहल कहा जाता है। विशिष्ट अवसरों पर निर्धारित स्थानों पर किया जाता है। तो राउफ वहाँ की जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु कर्नाटक में बनने वाला है। बेंगलुरु में जल्द ही 3D प्रिंटिंग, ये पूछा गया था कि कहाँ पर बनने वाला है? तो बेंगलुरु। कहाँ पर भाई? बेंगलुरु। आगे देख लीजिए, पूछा गया था राज्यसभा के सबसे युवा जो है सांसद कौन है? तो देख लीजिए, आपने पंजाब के राज्यसभा सीटों के लिए अपने 5 उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी है। ये सभी पंजाब से राज्यसभा भेजे जाएंगे। इसमें पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह के साथ दिल्ली के 33 साल के विधायक राघव चड्ढा का भी नाम शामिल है। कभी बुजुर्ग लोग का हाउस माने जाने वाला राज्यसभा धीरे धीरे युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा जो है सबसे कम उम्र के राज्यसभा ये सदस्य बन जाएंगे। देख लीजिए, राघव चड्ढा का यहाँ पर इमेज भी दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर गिर राष्ट्रीय पार्क से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, किस राज्य में है? तो गुजरात में है और यह एशियाई शेरों का एकमात्र निवास है। आगे बात करें, इंद्र की पर्यायवाची पूछा गया था। सुरेश, अमरपति, वज्रधर, वज्री, सचीस, वासव, वृषा, सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरपति, शक्र, पुरंदर, देवराज, महेंद्र, मधवा, सचीपति, मेघवाहन, पुरोहित, यासव, ये सब है आपके इंद्र के पर्यायवाची। आगे हम बात करें, आकाश का विलोम पूछा गया था। तो इसका विलोम जो है पाताल होता है। ठीक है, आकाश का। बाकी विलोम जानते हैं आप, जो उल्टा अर्थ बताए। ठीक है, जैसे रात का दिन, सुख का दुख, अनर्थ का अर्थ, अनग का नग, ये सब विलोम होते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। हाँ, 100% तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि बच्चों के द्वारा जो बताया जाता है, लेकिन 90% क्वेश्चन आपको सही मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कुछ देर के बाद अगली एनालिसिस भी मिलेगी और प्लस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो जिस टॉपिक से अधिक पूछे जा रहे हैं उसका भी वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।